आप सबका फिर से एक बार स्वागत है THG के इंटरव्यू के अंदर। आज हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही खास मेहमान, महाराष्ट्र के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ MIM पार्टी मोइन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी मोइन साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस इंटरव्यू के अंदर। और सबसे पहली चीज, THG के लिए आपने आपके बिजी शेड्यूल में थोड़ा वक्त दिया, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो सर, सबसे पहला मैं सवाल आपको ये पूछना चाहूंगा कि जो रिसेंट एक्शंस हो रहे, जो भी ये रामगिरी महाराज बोल रहा या फिर दूसरे कोई भी ऐसे आ रहे हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करके चल जा रहे, उसका आखिर मतलब कुछ फैसला क्या लेने क्या वाली है गवर्नमेंट? देखिए, 2014 के इलेक्शन से पहले जी जो पार्लियामानी इंतखाबात हुए, तो उन इंतखाबात से पहले बीजेपी ने हिंदुस्तान के शहरियों को कई एक वादे किए, जिसमें 15 लाख का वादा था, अच्छे दिनों का वादा था, डेवलपमेंट की बात की है, काले धन को लाने की बात की है, महंगाई को खत्म करने की बात की है, भ्रष्टाचार जो था उसको खत्म करने की बात की है, सबके साथ सबके विकास की बात की है, GDP का जो रेट था, ऑयल के जो रेट्स थे उसकी बात की है। यानी कि तमाम वो मुद्दे जो हिंदुस्तान के शहरी जिससे जूझ रहे थे, उनकी नफ्स पकड़कर बीजेपी ने पार्लियामानी इंतखाबात को जीता। लेकिन इंतखाबात के जीतने के बाद बीजेपी को एक मर्तबा नहीं बल्कि दो मर्तबा कामयाबी मिली, 2014 से 2024 तक। 2014 के इंतखाबात हुए, लोगों ने सोचा कि भाई कहीं ना कहीं महंगाई जो बढ़ी हुई है वो कम होगी, गैस के रेट कम होंगे, डीजल के पेट्रोल के रेट कम होंगे, ऑयल के रेट्स कम होंगे। लोगों ने ये भी सोचा कि भाई मोदी जी ने वादा किया है हमसे 15 लाख का, वो अकाउंट में आएंगे। महिलाओं की सुरक्षा की बात की थी, भ्रष्टाचार के खात्मे की बात की थी। उसके बाद सबसे बड़ी जो बात थी, जो लोग काला धन लेकर इस मुल्क से फरार हो चुके थे उनको वापस लाने की बात की थी। लेकिन पूरी तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट, एनडीए पूरी तरीके से फेल हो गई। अब फिर से उनको अपने वजूद को बाकी रखना है, क्योंकि जो नारा दिए थे अब की बार 400 पार का, तो 2024 के पार्लियामानी इंतखाबात में अवाम ने उनको जगह दिखा दी। पूरी मेजॉरिटी नहीं मिली, पूरी तरीके से वो लोग सरकार जिस तरीके से अपने दम पर बनाना चाहते थे नहीं बना सके। तो उसमें हुआ ये कि उनको ऐसा लगा कि भाई अब अवाम जो है ये अभी हमें वोट नहीं डालेगी, क्योंकि अवाम ने एक मर्तबा इनकी झूठी बातों में आकर इनको वोट किया, इनको सत्ता में लाया। न सिर्फ सेंट्रल में बल्कि कई स्टेट्स में ये लोग गवर्नमेंट फॉर्म किए। बिल्कुल, बहुत कम ऐसे स्टेट्स थे जहां पर दूसरे इंडिया अलायंस वगैरह ने गवर्नमेंट फॉर्म की थी। लेकिन अब बीजेपी के पास कुछ बचा नहीं। उनके पास जो कुछ था उनके पिटारे में झूठ बोलने के लिए, वो सब कुछ खत्म हो गया। तो उन्हें ये लग रहा है कि अब स्टेट के इलेक्शन है, हरियाणा के इलेक्शन हुए, जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शन हुए, अब महाराष्ट्र के इलेक्शन है। तो पूरे इंडिया के तमाम रियासतों में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ी रियासत महाराष्ट्र है। वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर किसी ना किसी तरीके से हम गवर्नमेंट फॉर्म करें। हालांकि सर्वे उनके पूरे टोटल अगेंस्ट में जा रहे, वो लोग 100 भी क्रॉस नहीं कर पा रहे। तो ऐसे ही ये जो फिरका परस्त अनासिर है, जो इन्हीं के कोख से पैदा हुए हैं, बीजेपी, हिंदुत्ववादी संगठनाएं, आरएसएस ने इनका जन्म दिया, इनको पाल पोस कर बड़ा किया। चाहे हिंदू राष्ट्र सेना हो, हिंदू महासभा हो, आरएसएस हो, राम सेना हो, अभिनव भारत हो, ये जितने भी संगठन ऑर्गेनाइजेशन जो आरएसएस से रिलेटेड आपको उनकी शाखाएं नजर आती है, बजरंग दल वगैरह,
ये तमाम की तमाम संगठनों को पनपाने का, उनको बड़ा करने का काम बीजेपी ने किया, आरएसएस ने किया। अब बीजेपी महाराष्ट्र के अंदर और दूसरी जगहों पर अपनी हुकूमतों को गिरते हुए देखकर ऐसे गुंडा सिफत अनासिर जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को खत्म करने के लिए हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक नफरत की दीवार खड़ा कर यहां पर सिर्फ अपने जाती मफाद के लिए पोलराइजेशन करना चाहते हैं, वोटों को तकसीम करना चाहते हैं, हिंदुओं को अलग और मुसलमानों को अलग करना चाहते हैं। तो ये जो कुछ चल रहा है अभी, चाहे वो रामगिरी हो, चाहे राणे हो, चाहे दासना का वो पंडित हो, ये लोग जितने बयानबाजी कर रहे हैं जी, वो महाराष्ट्र के इलेक्शन को टारगेट है उनका, कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में किसी न किसी तरह से एक नफरत का माहौल पैदा हो जाए, हिंदुत्व के हामी वो लोग, राइट विंग के लोग एक तरफ हो जाए और कहीं ना कहीं पोलराइजेशन का फायदा यहाँ की गवर्नमेंट को हो। ये वजह है। और यही वजह है ना कि अगर रामगिरी के बयानबाजी के बाद रामगिरी के ऊपर 62 एफआईआर, 62 एफआईआर होने के बावजूद भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसको अरेस्ट नहीं करती, बल्कि खुद स्टेट का सीएम जाकर, शिंदे जाकर उसकी सभा में यह बयान करता है कि मैं किसी साधु संत को, उनके बाल को भी धक्का नहीं लगने दूंगा। तो सीधे सीधे बात समझ में आ रही है कि इनके पीछे गवर्नमेंट की पुष्प बनाई है, गवर्नमेंट का हाथ है। हुकूमत चाहती है कि ऐसे बयानबाजी होते रहे, चलते रहे, चाहे राणे हो चाहे कोई भी हो, इसका फायदा उन्हें मिले। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जो सेकुलरिज्म के हामी है जी, जो लोग इन ताकतों को हराना चाहते हैं, तो आपने देखा होगा कि लोकसभा के इंतखाबात के वक्त भी इस तरीके की बातें चली, लेकिन लोगों ने इनको अपनी जगह बताई। और मुझे इस बात पर यकीन है कि आने वाले विधानसभा के इलेक्शन जो कुछ ही दिनों में उसका अनाउंस होगा जी, तो महाराष्ट्र की अवाम यकीनन शिंदे, फडणवीस और मोदी सरकार को महाराष्ट्र में उनकी जगह बताएगी। बिल्कुल सर, जब मुंबई चलो जो रैली निकली थी, मुंबई चलो तिरंगा रैली जो निकली थी जी, वो जब मुंबई पहुंची और उसके ऊपर जो एफआईआर, मतलब जो भी वहां पर प्रोसेस किया, उसके बाद भी उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? मतलब जो रैली निकली थी वो उसे अरेस्ट करने के लिए ही निकली थी। देखिए, इंसाफ का तकादा तो ये है कि हमको रैली निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हुकूमत अगर सही से काम करती, अगर फर्स्ट डे पहली एफआईआर पर अमल कर देती, तो ना एजिटेशंस की जरूरत होती, ना रैलीज की जरूरत होती, ना किसी चीज की जरूरत होती। लेकिन ऐवानों में बैठने वाले हुक्मरानों तक अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए अवाम जमहूरी तौर पर रास्तों पे उतरकर जमहूरियत के दायरे में रहते हुए अपनी आवाज को वहां तक पहुंचाती है। लेकिन यह सरकार ऐसी है, ना इन्हें बच्चों के रेप नजर आ रहे हैं, ना इन्हें दिन दहाड़े लीडर्स को जो फायरिंग की जा रही है, मार रहे हैं, वो नजर नहीं आ रहे हैं, ना ही इन्हें दलितों की वो चीख और उनकी आवाजें सुनाई दे रही हैं, ना ही रास्तों पर निकलकर मुसलमान जो कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में गुस्ताखी की है, उसको अंदर डाल दिए, ना उन्हें वो सुनाई दे रहा है। तो मैं समझता हूं ये अंधे गूंगों बहरों की सरकार है, और ऐसी सरकारों को उनकी जगह दिखाने का काम बस सिर्फ 1 महीने के अंदर महाराष्ट्र की अवाम दिखाएगी। बिल्कुल, क्योंकि इतने एफआईआर होने के बावजूद भी अगर कोई कदम नहीं उठाती सरकार, तो यकीनन ये सरकार उनकी हिमायत कर रही है। सही बात सर, ये टॉपिक तो हो चुकी है, हम अब नांदेड़ के इलेक्शंस की टॉपिक पर आएंगे। सर, नांदेड़ में एमआईएम का मतलब जो एजेंडा आप तैयार कर रहे हैं इलेक्शंस के लिए, जो भी प्लान्स बना रहे, वो उनके बारे में कुछ बताएंगे आप, वो प्लान्स के बारे में? देखो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रोज अव्वल से ही पैगाम है कि हम लोग सिर्फ इलेक्शन में काम नहीं करते जी। इलेक्शन में हमारा कोई एजेंडा या मंशूर जारी नहीं होता, बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साल के 12 महीने, हफ्ते के 7 दिन, रोज के 24 घंटे में से पूरा वक्त अवाम के दरमियान में रहकर अवाम की खिदमत को अंजाम देते हैं।
बिल्कुल। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वतीरा रहा है कि शुरू से मजलिस मजलूमों की आवाज़ रही, दबे कुचलों की आवाज़ रही, दलितों की, मुसलमानों की, आदिवासियों की आवाज़ रही। और यही वजह है कि महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हैदराबाद के बाद, तेलंगाना स्टेट के बाद फर्स्ट महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट नांदेड़ लगता है जी। नांदेड़ में जब अपना कदम रखा तो महाराष्ट्र का बाबू दाखिला नांदेड़ है। तो नांदेड़ की अवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हाथों हाथ लिया, लब्बैक कहा। अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब मजलिस की खिदमत अवाम के सामने थे। तो एक बेहतरीन रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर नांदेड़ की अवाम ने बड़ी उम्मीदों के साथ में दिया और उनकी उम्मीदें उनको पूरा भी हुई। और यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है कि नांदेड़ से लेकर मुंबई तक आज मुसलमानों की आवाज़ बनी। और मैं समझता हूँ हैदराबाद, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और फिर आपके उत्तर प्रदेश है, बिहार है, गुजरात है, तमिलनाडु है, ये झारखंड है, जगह जगहों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आवाज़ को सुना जा रहा है। न सिर्फ सुना जा रहा है बल्कि उनके नुमाइंदों को चुनकर ऐवानों में भेजा भी जा रहा है जी। तो आज यही वजह है कि मुसलमानों को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जितने रीजनल पार्टीज थे या नेशनल पार्टी है जो सेकुलरिज्म के नाम पर हमारे वोटों को हासिल की है, लेकिन अगर मुल्क की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक की जो बदहाली है वो ख़त्म नहीं हुई, परेशानी ख़त्म नहीं हुई, तहफ़्फ़ुज़ात का मसला है, एजुकेशन तालीम का मसला है, रिजर्वेशन का मसला है और सरकारी नौकरियों का मसला है, ये सब प्रॉब्लम्स हैं। और ये तमाम के तमाम प्रॉब्लम्स अगर किसी एक कम्युनिटी के अंदर आप देखेंगे या एक समाज में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मुसलमानों में है। और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये सच्चर कमेटी कह रही है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन कह रहा है, महमूद रहमान कमेटी कह रही है। अगर आप इन तमाम कमेटीज के सिफारिशात को, उन औराक को पढ़ेंगे तो आपको यकीन होगा कि वाकई गवर्नमेंट तो इन लोगों की थी, ना ये लोग साथ दिए, ना जो है तो हुकूमत साथ दी, कोई साथ नहीं दे रहा। तो अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का बारहा यह कहना है कि अपने बीच से अपने नुमाइंदों को ऐवानों में भेजो, अपनी आवाज उठाओ और अपने मसाइल की तर्जुमानी करो। बिल्कुल, यह मजलिस का मकसद है। तो इन फ्यूचर में सर आपको जो भी टिकट मिलेगी, एमपी हो या एमएलए की जो भी टिकट मिलेगी, अगर आप जीत कर आ जाएंगे तो आपको नांदेड़ को लेकर विकास का क्या प्लान है? मतलब क्या क्या चेंजेस करने वाले आप नांदेड़ सिटी को लेकर? देखिए 2012 के बल्दी इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नांदेड़ की अवाम ने सराहाया, अपने इत्तेहाद से, अपनी दुआओं से, अपनी मोहब्बतों से नवाजा। 11 सीट हमारे जब आए चुनकर तो यही वो इलाका है जहां पर सबसे बड़ी मेजॉरिटी मुसलमानों की है जी। तो इतने बड़े इस इलाके के अंदर, हैदराबाद में इस इलाके के अंदर डंपिंग यार्ड था जो पूरे शहर का कचरा, पूरे जिले शहर का कचरा लाकर वहां पर डाला जाता था जी। और अब से नहीं, पिछले 50-40 साल से डाला जाता था। यहां पर तो कोई गैर मुस्लिम कॉर्पोरेटर है ही नहीं, यहाँ पर कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स है और पूरे मुस्लिम नुमाइंदे मुस्लिम कॉर्पोरेटर्स है जो पिछले 5-5, 6-6 मरतबा से जीत के आए हुए हैं जी। लेकिन किसी को भी इतनी तौफीक नहीं, बल्कि डिप्टी मेयर यहाँ से बने, चेयरमैन यहाँ से बने, किसी को भी तौफीक नहीं हुई कि शहर के अंदर जहां पर मुसलमानों की आबादी है, अक्सरियत में है, उस इलाके से उस कचरे को दूर ले जाया जाए, दूर फेंका जाए। हालांकि आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का जीआर है इसके ऊपर, उसका जजमेंट भी है, उसके ऑर्डर्स भी है कि शहर के 8 किलोमीटर के दूर पर कचरा होना चाहिए जो शहर में नहीं फेंकना चाहिए। तो यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड बना हुआ था। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर, पहली मीटिंग के अंदर ये प्रस्ताव को रखा और उसमें हमें कामयाबी मिली और हमने उस कचरे का खात्मा किया। कचरे को वहां से उठाया गया, डंपिंग यार्ड वहां पे बंद हो गया। तो आज वो वहां पे आप देखेंगे कि जमीन के रेट्स जो थे, कचरे की वजह से कचरा डाला जाता था रोज सुबह, आज कचरा तकरीबन 2012 से बंद हो गया जी। तो आज जमीन के जो रेट है बढ़ गए वहां पर, आबादियां बसी वहां पर। और इतना ही नहीं बल्कि वहां पर हमने उस पीरियड के अंदर रोड होगा, नाली है, जितने काम हम कर सकते थे किए हमने। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अव्वलीन जिम्मेदारी ये है कि हम अपने नुमाइंदों को ये कहते हैं कि भाई आप जीतने के बाद अवाम ने जिस मसाइल के ऊपर आपको ऐवान में भेजा है, आपको काम करना है जी। इतना बड़ा इलाका है नाके का, इतनी अक्सरियत में मुसलमान रहते, यहाँ पे प्ले ग्राउंड नहीं है,
एक 100 या 200 बेड का हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पर फायर स्टेशन नहीं है, यहाँ पर आप देखेंगे ड्रेनेज की बड़ी समस्या है जी। ये इतना बड़ा इलाका है, यहाँ पर ड्रेनेज की बहुत बड़ी समस्या है, प्योर वाटर की समस्या है, यहाँ पर पीने के पानी की समस्या है। उसके अलावा अगर तुम और करीब में चले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक के तार आपको बिल्कुल करीब से ऐसे सरों पे से गुजरते हुए नजर आएंगे। कच्ची सड़कें हैं, पक्की सड़कें नहीं है, यहाँ पर गार्डन नहीं है बच्चों को खेलने के लिए, अच्छा प्लेग्राउंड नहीं है, यहाँ पर स्विमिंग पूल होगा, तो बहुत सारी चीजें हैं आप कर सकते थे। जबकि आप यहाँ के मुस्लिम लोग मेयर भी रह चुके, डिप्टी मेयर रह चुके, चेयरमैन रह चुके, लेकिन बहुत सारे काम है जिनको करने की जरूरत है। और वही हमारा पहला मकसद होगा कि इंशाअल्लाह ताला जब यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मजलिस का नुमाइंदा ऐवान असम्बली में चुन के जाएगा, चाहे मैं हो या कोई और हो, तो इंशाअल्लाह हमारा मकसद है कि ये जो इलाका है इसको हम चमका दें। बिल्कुल। चमकाने से मुराद यहाँ पर अच्छी सड़कें जी, यहाँ पर प्लेग्राउंड, यहाँ पर प्लेग्राउंड के अलावा गार्डन जी, उसके अलावा 100 बेड के हॉस्पिटल्स, उसके अलावा फायर स्टेशन, बहुत सारे काम हैं जिनको करने की जरूरत है। और यकीनन इंशाअल्लाह ताला हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि यहाँ की अवाम मोहब्बतों से नवाजेगी, तो असेंबली में जाने के बाद सबसे पहले काम ये होंगे जो हम करेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल। और एक चीज सर, जो रिसेंटली नांदेड़ के अंदर क्राइम रेट जो महाराष्ट्र के टॉप 3 सिटीज में आ गया था नांदेड़ क्राइम रेट के अंदर, तो सर उसकी एक वजह क्या थी जो इतना क्राइम बढ़ गया था? नौजवान बच्चे काफी सारे जेल्स के अंदर चले गए, उसकी मेन मकसद मतलब वजह क्या थी उसकी? देखिए, यही नहीं, कहीं भी अगर क्राइम बढ़ता है तो क्राइम की सबसे बड़ी वजह होती है बेरोजगारी जी, बेरोजगारी। जहां बेरोजगारी बढ़ेगी वहां पर क्राइम रेट बढ़ेगा। दूसरी चीज है पुलिस की गिरफ्त, जहां पुलिस की गिरफ्त कम होगी वहां पर भी क्राइम बढ़ेगा। तो इन तमाम चीजों के है, ये तमाम चीजें हैं जिसको रोक सकते हैं। तो बेरोजगारी कहीं पर भी अगर बढ़ती है, किसी स्टेट में या फिर किसी सिटी में, तो उसका वाहिद इलाज है कि बेरोजगारी का खात्मा हो जी। और हम यही चाह रहे हैं कि जो लोग बेरोजगार हैं उनको नौकरियां मिले, उनको काम मिले, वो छोटे मोटे कारोबार के लिए उनको बैंक लोन दे। तो ये तमाम चीजें हैं जिसके ऊपर जो है तो फोकस करना चाहिए। सिटिंग गवर्नमेंट का भी, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है। ये काम है कि इसकी वजह से बेरोजगारी का खात्मा हो सकता है जी। इन फ्यूचर में जब MIM पार्टी अच्छी यहाँ पर सत्ता बना ली, तो बेरोजगारी जो आजकल की जो जवान लड़के यंगस्टर्स है, उन लोगों को जॉब के क्या रोल, मतलब कुछ इंडस्ट्री का प्लान है, ऐसा कुछ प्लान? देखिए, आपको बताता हूं मैं कि हम हमेशा, औरंगाबाद में भी आपने देखे होंगे जी, हैदराबाद में भी देखे होंगे, MIM पार्टी हर साल जॉब मेला लेती है जी हाँ। वो जॉब मेला इंशाल्लाह यहाँ पर भी शुरू होगा। बिल्कुल। इंडस्ट्रीज अगर रहेंगे तो काम होगा जी। और मुल्क की हालत है, जितने सनतकार है, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो लोग मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद में तो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। वो लोग, जो लोग इन्वेस्ट करेंगे तभी तो काम मिलेगा। इन्वेस्टर्स तो अपने कारखानों को ताला मार कर बाहर चले जा रहे हैं, तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। तो कोई आज पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं इंडिया के अंदर जी। वो लोग चाह रहे हैं, तो इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है कि यहाँ पर भी हम जो बात कह रहे हैं इंशाअल्लाह ताला हम उसके ऊपर क्या कर सकते हैं देखेंगे। नांदेड़ के अंदर भी इंडस्ट्रीज है, उसके अंदर और क्या इजाफा हो सकता है वो भी देखेंगे जी। वरना यहाँ पर तो जो लोग पहले से मौजूद थे उन्होंने तो मुसलमानों को बेरोजगार करने के लिए एक आजादी से पहले की मिल, उस्मान शाही मिल जो हमारे शहर के सेंटर में थी जी। तो ये अशोक चौहान उसके वालिद है, उस्मान शाही मिल को बंद कराकर 5000 से ज्यादा मजदूरों को बेरोजगार किए। तो ये तमाम चीजें हैं कि गरीबों की और शहरियान की फिक्र करने की जिम्मेदारी जितनी शहरियान की होती है उतनी पॉलिटिशियंस की होती है। बिल्कुल। जब आप किसी के वोट हासिल करते हैं तो उन्हें बड़ी उम्मीद होती है कि आप उनके लिए कुछ काम करेंगे। सही। और एक चीज सर, यंगस्टर्स जो है, मतलब यंगस्टर्स की आप बताइए कि ऐसा बेरोजगारी की दूर करने की वजह, अगर इंडस्ट्री रहेंगी तो इंडस्ट्री आप कायम करेंगे, इन चीजों पे काम करेंगे। जो बच्चे हैं छोटे,
उनके एजुकेशन के लेकर क्या आप क्या क्या करने वाले हैं? मतलब कुछ ऐसे फ्री सेंटर्स बनाने वाले जिसके अंदर जो गरीब बच्चे वो चीज पढ़े जो अमीर घर के बच्चे जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते, वैसा देखिए, कुछ? मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जानिब से ऑलरेडी हमें किसी तजुर्बे की जरूरत नहीं है। जी। अकबरुद्दीन अवैसी साहब सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के नाम पे प्री प्राइमरी से केजी से लेके प्री प्राइमरी, प्राइमरी प्री प्राइमरी से लेके हाई स्कूल से लेके जूनियर कॉलेज है, सीनियर कॉलेज है, आईटीआई है, इंजीनियरिंग है, एमबीबीएस है, डिग्री कॉलेज है। तो एक हैदराबाद में एक जाल बिछा हुआ है जी। तालीमी इदारों का, और इसमें खास बात यह है कि 50,000 से जायद बच्चों को फ्री तालीम एजुकेशन देते हैं अकबरुद्दीन अवैसी साहब। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी भी ये कोशिश रहेगी कि नांदेड़ के अंदर हम यहाँ पे फ्री एजुकेशन नौजवान बच्चों को दें। बच्चों से शुरू करेंगे हम जी। ऑलरेडी हमने यहाँ पे केजी के और इंग्लिश मीडियम छोटे पॉकेट स्कूल भी हमने चलाए यहाँ पे। अच्छा रिस्पांस भी मिला उसको। एक 5 स्कूल अकबर साहब की तरफ से चलाए गए थे, अच्छा रिस्पांस भी मिला। तो इंशाल्लाह हम यहाँ पर एक अच्छा स्कूल, एक अच्छा तालीमी इदारा, एक आईटीआई का सेंटर, जी। इंजीनियरिंग कॉलेज, ये मेरा ख्वाब है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह तबारक व तआला अगर मुझे यहाँ से कामयाब करेगा और अपने मिल्ली या मिल्लत के नौजवानों की या कौम की खिदमत का अल्लाह पाक मौका देगा, तो इंशाअल्लाह मेरा भी खुद का एक सोच है और एक मेरा ख्वाब है कि यहाँ पे मैं भी तालीम इदारों का जाल बिछाऊं, जी। छोटे बच्चों को तालीम मिले, गरीबों को तालीम मिले। क्योंकि आज कोई कुछ भी कहे, मैं यकीन के साथ ये कहूँगा आपको, बहुत कम लोग रह गए हैं जो तालीम को तालीम समझकर पढ़ा भी रहे हैं और अपने आप को उसके अंदर सर्व भी कर रहे हैं। वरना ये जितना भी एजुकेशन है वो पूरा कमर्शलाइज हो चुका है। गरीब बच्चों के लिए इदारे भी बंद हो रहे हैं, हुकूमत की जानिब से जो तालीम इदारे वो भी बंद हो रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ पर भी स्कूल्स हो, जूनियर कॉलेज हो, जी, आईटीआई हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, फिर एक ओवैसी हॉस्पिटल के तरीके से यहाँ पर भी एक ओवैसी हॉस्पिटल कायम हो। ये सब करने की हमारी ख्वाहिश है इंशाअल्लाह जी, और ये करेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल। अल्लाह अगर हमें मौका देगा तो जरूर करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करेंगे आपको आपके मंसूबों पर। जी। और एक चीज सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है ये कि जो लेडीज है, जैसे कि आपने नौजवानों के लिए कहा कि इंडस्ट्री में कुछ काम देंगे, तो जो घर बैठे जो लेडीज है, जो जिनका घर चलाने के वो वही खुद है, मतलब जो बेवा औरतें हैं, उन लोगों के लिए आप क्या करने वाले? मतलब कुछ ऐसे मशीन, सिलाई मशीन के तौर पर कुछ काम लगाएंगे उनको, जैसे कि उन्हें घर चल सके? हम हुकूमत की स्कीमों तक उनको स्कीमों को उन तक पहुंचाएंगे। जी। हुकूमत की जी। जितनी स्कीमें हैं उन तक पहुंचाने का फर्स्ट काम होगा हमारा। दूसरा हमारा काम होगा कि वो एरिया जहां पर बेवा है या तलाकशुदा है या खुलाशुदा है, जो बच्चियां हैं जिनका कोई अपना सहारा नहीं है या उनके बच्चे उन पर निर्भर है, छोटे बच्चे हैं, तो हमारी यह ख्वाहिश रहेगी कि इंशाल्लाह उन इलाकों के अंदर जैसा सिलाई के सेंटर हो, अगरबत्ती के छोटे काम हो, या जो सिलाई के काम हो, जो आजकल रेडीमेड लेडीज गारमेंट्स के काम होते हैं, वो कंपनी से उनका टाई अप करा के उनकी जरूरत की जो चीजें हैं, मशीनरीज वगैरह के, कोई एक शेड है, कोई एक कैंपस में उनको उतना काम मिले कि दिन भर में वो 500-1000 रुपये कमा सके। ये भी एक इंशाअल्लाह ताला मेरे खुद के मिशन में पर्सनल है, इंशाअल्लाह करूंगा मैं। बिल्कुल, अल्लाह कामयाब करे आपको। और एक चीज सर, बाबा सिद्दीकी का जो एक 2 डेज पहले जो उनके ऊपर अटैक हुआ, उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कल का जो हादसा है बहुत ही बुरा हादसा है जी। और हिंदुस्तान की तारीख में ये सबसे बदनुमा दाग है। एक गुंडा जेल में रहकर किसी को मारने की धमकी देता है और उसके 15 दिनों के बाद उनका मर्डर होता है, तो हिंदुस्तान की हुकूमत पर, महाराष्ट्र सरकार पर, महाराष्ट्र पुलिस पर और जितनी एजेंसीज है जी, चाहे रॉ हो, एटीएस हो, एनआई हो, बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि किसी भी क्राइम को करने से पहले उसकी साजिश होती है, उसकी प्लानिंग होती है। जी। क्या कर रही है एजेंसी से, पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है?
आज हमारे रियासत का, हमारे मुल्क का मसला नहीं है, इसका पैगाम दूसरी रियासतों, दूसरे बैरून ममालिक में क्या जा रहा है। एक गवर्नमेंट का में एक मिनिस्टर रह चुका आदमी, उसका मर्डर होता है। उत्तर प्रदेश में एमएलए एमपी का मर्डर, बिहार के अंदर वही हाल, महाराष्ट्र के अंदर वही हाल, और जुराइम पेशा अफराद जेल के अंदर से सामने वाले को डराने की, धमकाने की बात कर रहे हैं। तो ताज्जुब हो रहा है कि ये महाराष्ट्र के अंदर, किसी जमाने में हम किसी और रियासत के बारे में सुनते थे कि जंगल राज है, लेकिन ये तो देखने में आ रहा है महाराष्ट्र में दिन दहाड़े गोलियों की बारिश हो रही है, बच्चियों के रेप हो रहे हैं, कोई महफूज नहीं है यहां पर। बिल्कुल। तो हुकूमत शर्म के मारे, मैं तो समझता हूं हुकूमत जिम्मेदारी को कबूल करते हुए फौरी इस्तीफा देना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने भी देना चाहिए, शिंदे ने भी देना चाहिए। ये उसका असल में खमियाजा होगा, बिल्कुल, उस मौत का। और बाबा सिद्दीकी साहब की मौत पर हमें अफसोस है, और उनके घर वालों को अल्लाह तबारक व तआला सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। सर, जैसा रिसेंटली जो रैली निकली थी कि उसको अरेस्ट करो बोलकर, अगर अभी भी इन फ्यूचर में उसको अगर अरेस्ट नहीं करेंगे तो ऐसा कुछ और एक रैली देखने मिलेगी, या फिर कोई और चीज आप लाने वाले, एमआईएम पार्टी की तरफ से ले लो या फिर अपनी मुसलमान कौम की तरफ से ले लो? नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये कोई पार्टी का मसला नहीं है। जी हाँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में जो गुस्ताखी हुई है, उसको कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई तंजीम बर्दाश्त नहीं करेगी, कोई तहरीक या सियासी पार्टी के लीडर बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों? तो हमारा ईमान है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हमारा ईमान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में अल्लाह ने उस दुनिया के वजूद को बख्शा। तो कोई भी मुसलमान, कोई भी तंजीम इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। और अगर हुकूमत इसको हल्के में ले रही है, हुकूमत रामगिरी की पुष्पनाई कर रही है, जो नताइज आगे चलकर रास्तों पे पेश आने वाले, हुकूमत उसकी जिम्मेदार होगी। बिल्कुल सर। तो जैसे कि आपने देखा, मोइन साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र एमआईएम पार्टी के हैं, उन्होंने हमारे साथ बहुत सारी बातें की, और जो रिसेंट जो मुद्दे हैं, जो मतलब जैसे कि नबी की शान में गुस्ताखियां हो रही, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स के ऊपर हमने उनसे सारी बातें की। और जो इलेक्शन आने वाला है महाराष्ट्र में, और नांदेड़ का जो इलेक्शन होने वाला है, री इलेक्शन होने वाला है एमपी का भी, और असेंबली इलेक्शन भी है, इन दोनों के ऊपर क्या क्या उनके प्लान्स है, वो सारे प्लान्स बताए उन्होंने। बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स है नांदेड़ सिटी को लेकर। तो आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले इंटरव्यू में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। गुड बाय।